हेलो एवरीवन। आज से हम जीके के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज इन वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या संविधान ने हमें दिए हैं। हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं ये, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं। और फंडामेंटल राइट्स में आज हम उसका एक फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी। ये वीडियो जो है ये बायलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज है इसमें, हिंदी और इंग्लिश, और प्रीवियस और ईयर क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार हमें क्यों दिए गए हैं, क्या है उनका मतलब। इन अधिकारों को, पहली बात तो फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है, मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और इनमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ना इन्हें हमें कोई हमसे से ले सकता है, अमेंडमेंट इसमें नहीं होगी। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से में आवश्यक है। ये एक इंडिविजुअल के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। और मौलिक अधिकार हमें लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम देते हैं कुछ भी चीज करने के लिए, और इन अधिकारों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 में है। पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं और ये है हमारे 12 to 35। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंडा राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 14 to 18। और पहले फंडामेंटल राइट्स में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर 44 अमेंडमेंट के बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स बच गए 6। इसमें एक था संशोधन के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा के एक सामान्य कानून बना दिया, फंडामेंटल से हटाया और उसको एक सामान्य कानून बना दिया गया। तो अब इसलिए हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। आज हम पढ़ेंगे सामान्यता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल 14 to 18। हर आर्टिकल में कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, जो जो स्टेटमेंट लिखी होती है उनसे अलग होता है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी को समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी नॉट ओनली अप्लाइज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए है जो इंडियन टेरिटरी में है। मतलब इंडिया में जो रह रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए तो ये है ही, या लेकिन ये उनके लिए भी है अगर कोई बाहर से आता है और इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है तो उसके लिए भी है। इवन प्राइम मिनिस्टर टू एन ऑर्डिनरी पर्सन, या तो कोई अगर वो प्राइम मिनिस्टर है या बहुत कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके लिए भी ये लॉज सेम है। ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह, इन सब में सब अलाउड है। ये नहीं है कि कोई अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, अमीर है या गरीब है, ये सबके लिए अलाउड है जो भी आना चाहे ऐसे प्लेसेस पे, या फिर बेदिंग घाट, रोड, प्ले ग्राउंड, सब पे। इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ मैन बट अ मेजर ऑफ लिबर्टी इंजॉयड बाय द पीपल। ये कोई रूल्स लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। ये एक फ्रीडम है जो सबको मिलनी चाहिए। Every citizen from the prime minister to a small farmer remote valley subject to the same laws, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर किसी छोटे से गांव का छोटा किसान हो, सब बराबर है।
नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई भी किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। और हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है कि सिटीजन्स को इक्वालिटी, अबाउट सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इंडिया, इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस। जो प्रियम्बल है ये कहता है कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए सब सिटीजन्स को, उसकी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम के बारे में, जस्टिस, न्याय के लिए। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रॉमिस करता है कि वो इनको फैक्ट्स में इफेक्ट करेगा, मतलब इनको लागू करने में लागू करता है। तो प्रियम्बल को लागू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट्स में लाते हैं। आर्टिकल 14 पढ़ते हैं। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का फर्स्ट आर्टिकल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब ये है कि हमारे को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो हमसे कोई नहीं ले सकता, उनको कोई हार्म नहीं है। लॉज जो है वो सबके लिए इक्वल है, कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबके अधिकारों की रक्षा करे, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। किन के लिए आते हैं एक्सेप्शंस? ये आते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए। प्रेसिडेंट जो कि हमारी कंट्री का है, गवर्नर जो कि स्टेट के होते हैं। तो इनमें क्या एक्सेप्शन है कि इनके सबके लिए पावर सेम है, इनके लिए नहीं है कुछ पावर सेम। वो क्या है? एक तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर की कुछ पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, और वो कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी काम करते हैं। तो इसमें कोर्ट को उनको जवाब नहीं देना, मतलब उनकी पावर्स और उनकी उसमें कोई कोर्ट दखल नहीं देगा, क्योंकि दे हैव द पावर और दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किस तरीके से कौन सी चीज़ कर रहे हैं वो नहीं पता, तो उसको वो आंसरेबल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इनको कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं देनी अनटिल, जब तक वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। अगर ये कोई गलत काम करते हैं या फिर कोई क्रिमिनल चीज करते हैं जो कि अगेंस्ट है लॉ के, तो उसकी कार्रवाई वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। उनको पहले नोटिस भेजना होगा, कोर्ट को पहले नोटिस भेजना होगा, देन उनका रिजाइन करेंगे, तब उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे डायरेक्टली तुम जाके उनको अरेस्ट या ऐसे नहीं कर सकते। जब तक वो ऑफिस में है तब तक उनको रिजाइन नहीं दे देते, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये थे आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस। और आर्टिकल 14 हमने जैसे कि पढ़ा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये है आर्टिकल। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये दे रखा है कि अगर कुछ लोग क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कोई किस उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, सब इक्वल है उस टाइम पे। तो जिसका नंबर क्यू में सबसे पहले आएगा उसको सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं होना चाहिए। किन बेसिस पे? किन बेसिस पे? किसी भी बेस पे, मतलब रिलीजन, तुम किस रिलीजन से बिलोंग करते हो इस पे नहीं होना चाहिए। रेस से बिलोंग, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, सेक्स, फीमेल, मेल, आदमी और जो औरत में जो भेदभाव होते हैं वो नहीं होने चाहिए। किस जगह तुम्हारा बर्थ हुआ है ये भी मैटर नहीं करता। ये सब नहीं होने चाहिए, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। इनके लिए ये लॉ बनाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 में भी एक्सेप्शंस ये हैं कि जैसे रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन में मिली, जैसे काफ़ी जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में रिजर्वेशन मिला हुआ है वुमेन्स को बस में फ्री जाना, आना जाना। तो वो एक मतलब डिस्क्रिमिनेशन ही है, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, एक्सेप्शन है। वो वुमेन्स के इसलिए दिया गया है क्योंकि
जैसे हमारे समाज में या पहले भी ऐसा होता आ रहा है कि वुमेन्स को नीचा समझा जाता है। नीचे इन द सेंस कि वो उनके पास कोई डिसीजन की पावर नहीं होती, उनका कहीं जाना आना अलाउड नहीं होता, तो उनको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए ये चीज़ स्टेप लिए गए हैं कि वो भी आगे बढ़े। और इस वजह से और इनको ट्रेन्स में भी इनके लिए अलग सीट्स होती हैं, बस में भी, मेट्रो में भी, आपने देखा होगा। और बच्चों को भी कुछ रिजर्वेशंस मिलते हैं, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी EWS, SC, STs, क्योंकि इनको ये समाज के बराबर लाना चाहते हैं, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन दिए हैं, इनको कुछ फ़ायदे दिए हैं नौकरी में, या फिर कहीं पे भी, मतलब ट्रांसपोर्ट में, कहीं पे भी इनको ये फ़ायदे दिए गए हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 के बाद है हमारा 16 क्या कहता है? इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या है कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में सबको मौका मिलना चाहिए, ये कहता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। चाहे मतलब किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो। इसमें भी एक्सेप्शन यही है, रिजर्वेशन वाली, जो हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा कि रिजर्वेशन है इसमें भी, कि SC, ST, OBC, EWS कैटेगरीज बना दी गई हैं, जिसमें इनको थोड़ा कहीं पे भी, मतलब किसी भी फील्ड में इनको मार्जिन मिलता है। जैसे जनरल की कट ऑफ अगर ज़्यादा जाएगी तो इनकी थोड़ी कम जाती है, तो ये इनके लिए रिजर्वेशन है ताकि ये आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। फिर हमारे आर्टिकल 17 आ जाता है। आर्टिकल 17 और जो आर्टिकल 18 है, ये दोनों डायरेक्टरी हैं। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि इनको अगर कोई तोड़ेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि उसके साथ क्या किया जाएगा, ये डायरेक्टली कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनके साथ क्या करना है। तो आर्टिकल 17 हमारा बताता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, भेदभाव, ये सब नहीं होना चाहिए। कि अगर जैसे आपने देखा होगा किसी भी छोटी कास्ट के लोग होते हैं और अपर क्लास के होते हैं, तो अपर क्लास उनको बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव करती है, उनको खाना भी दूसरी प्लेट में देगी, उनके साथ कपड़े भी, मतलब उनको ऐसे पुराने वगैरह देना, इक्वल मतलब ट्रीट नहीं किया जाता, उनसे अच्छे से बात भी नहीं की जाती है। तो वो सब है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 हमारा क्या कंफर्म कर प्रोहिबिट करता है, अबोलिश करता है? टाइटल्स। जो टाइटल्स हैं, जैसे पहले के टाइम में राजा रानी होते थे, किंग किंग वगैरह होते थे, उनको मतलब ऐसे बोला जाता था राजा रानी, ये वाले जो टाइटल्स हैं इनको बंद कर दिया गया। और सिर्फ जैसे राजा, नवाब्स, या जो भी ऐसे टाइटल थे उनको बंद कर दिया गया, एक्सेप्ट दी मिस्टर, ये सब लगते हैं। और मिलिट्री जैसे जनरल, लेफ्टिनेंट वगैरह, ये सब लगते हैं। एकेडमिक फील्ड के टाइटल्स अभी भी हैं, ये अभी भी हैं, ये इसका एक्सेप्शन था। तो ये थे हमारे राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 to 18। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ आए हों, और आगे हम फर्दर ये कंटिन्यू करेंगे। अब हम पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे इन ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के साथ, क्योंकि ताकि आप वन गो में सारा कंटेंट ले सको। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स में, हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में। और फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं, उन 6 में से आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल आते हैं 19 to 22। और ये वीडियो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारा आर्टिकल 19 है। इसके अंदर हमारे आते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ये 6, इसको हम ऐसे बोलते हैं 91A या 19(1), ऐसे करके बोलते हैं 19(1), 19A, B, C, D, E, F, ऐसे ये होते हैं। तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, असेंबली क्या होता है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, जैसे इससे पता लग रहा होगा, स्पीच हमें बोलने का अधिकार है, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके। इंक्लूड्स, ये सिर्फ इसलिए बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम आप मुंह से बोल रहे हो, माउथ से बोल रहे हो, वो वर्ड्स ही बोलना होता है। आप उसको राइटिंग, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज में बैनर्स के थ्रू आप कुछ भी अपने व्यूज को बता सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, इससे क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस किस आर्टिकल में होती है। 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड राइट टू कम्युनिकेट, ये हमें राइट देता है, हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रिंट एडवर्टीजमेंट की, और इन सब के लिए ये हमें राइट देता है। तो ये हमारा हो गया 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा राइट टू असेंबल। असेंबल मतलब हम कहीं पे भी गैदरिंग कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है अपने कलेक्टिव एक्सप्रेस करना, मतलब व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को प्रमोट करना, सीख करना, ये हमारा हो गया असेंबल करने की चीज़। जैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पार्टी, अटेंड चर्च गैदरिंग, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेज, रैलीज, ये सब इसमें आते हैं। Freedom of assembly doesn't protect gatherings that are violent, unruly, rioting, or that disturb the quiet. जो फ्रीडम ऑफ असेंबल इसलिए नहीं है कि आप मिलके दंगे या फिर लड़ाई या फिर कहीं पे कुछ वायलेंट करना है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना हो गया, ये कुछ गलत चीज़ों के लिए मीटिंग रखने अलाउड नहीं है। वैसे आप अगर आपको असेंबल होना है, जैसे टेम्पल्स में लोग असेंबल होते हैं, या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें किसी को बतानी है, या फिर एंटरटेनमेंट का कुछ गैदरिंग है, तो उसमें आप ये चीज़ अलाउड है। लेकिन ये इनको अलाउ नहीं करते हैं। वायलेंट, अनरूली, जो रूल्स के अगेंस्ट है, राइटिंग, दंगे वगैरह के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये था हमारा फ्रीडम टू असेंबल। नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। हमारे पास राइट है कि हम एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। 19(4) इज फ्रीडम टू मूव। फ्रीडम टू मूव का मतलब फ्रीली कहीं पे भी घूमना, मतलब कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई आपको मना करने वाला ना हो। अपनी टेरिटरी के अंदर आपको अलाउड है कि आप अपनी टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। दे कैन ईजिली ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन लोकेशन विद इन अ स्टेट टू अनदर। इसका गोल क्या था कि नेशनल सेंटिमेंट्स की रक्षा करना। द राइट ऑफ फ्रीडम का जो मूवमेंट वाले जो फ्रीडम है, इसके दो डायमेंशंस हैं। एक तो है इंटरनल, कि आपको राइट है ट्रेवल इनसाइड द नेशन, जो आर्टिकल 19 है हमारा, वो इस डायमेंशन को कवर करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल, द राइट टू लीव द कंट्री एंड रिटर्न, कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हो, अपनी टेरिटरी के बाहर भी जा सकते हो और फिर आप वापस आओगे। ये हमारा लिखा गया है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है जीने की, और अपनी फ्रीडम है कहीं पे भी जाने की, कहीं पे भी, चाहे वो अपनी टेरिटरी में हो या चाहे वो बाहर हो। तो ये जो हमारा ये वाला जो एक्सटर्नल वाला पॉइंट है, ये हमारा आर्टिकल 21 इसको जस्टिफाई करता है। तो ये था फ्रीडम टू मूव। फ्रीडम है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि आप कहीं भी इंडिया में रह सकते हो, अपनी कोई जगह लेके आप वहाँ पे रह सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हो, एक्सेप्ट स्टेट कैन रेगुलेट प्रोफेशन थ्रू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। आप अपनी क्वालिफिकेशन से किसी भी प्रोफेशन में ट्रेड कर सकते हो, किसी भी उसमें आप काम कर सकते हो, ये आपको राइट है। ये था हमने जो पढ़ा 19 के 6 पार्ट। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20।
आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कन्विक्शन क्या होता है? सजा मिलना। जो आपको सजा मिलती है उसको हम बोलते हैं कन्विक्शन। कोई भी पनिशमेंट मिलती है या फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है, उसके में आते हैं। हमारा फर्स्ट इसमें पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये है कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई क्राइम किया है तब आपको उसके लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दिस मीन्स यू कांट बी ट्राइड और पनिश फॉर द सेम क्राइम मोर देन वंस। एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। और एक बार जब आपको किसी अपराध के लिए बरी किया गया है या सजा सुनाई गई है तो उसी अपराध के लिए आपको फिर से परीक्षण में नहीं लाया जा सकता। ये था हमारा डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि आपको सजा तभी मिलेगी जब आप कोई लॉ या कोई रूल को तोड़ोगे। यू कांट बी पनिश फॉर एन एक्ट दैट वाज एन क्राइम व्हेन यू डिड इट। आपको पनिश नहीं किया जाएगा तब जब आपने कोई क्राइम नहीं किया है उसके लिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड कांट बी फोर्स्ड टू कन्फेस और टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्फ। यू कांट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट योर ओन इंटरेस्ट। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप चुप रह सकते हो। आपको कोई जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है या फिर आपको कोई कन्फेस करना ज़रूरी नहीं है अगर आपने वो क्राइम नहीं किया है तो, और आपको इंटरेस्ट नहीं है उसको रिप्लाई देने में। आपको फोर्स नहीं किया जाएगा इस चीज़ के लिए। तो ये थे हमारे आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है जीने का अधिकार, आज़ादी, और इसके अंदर आते हैं पर्सनल लिबर्टी, लिव विद डिग्निटी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, प्रॉपर हेल्थ एंड शेल्टर। गरिमा से जीना, गोपनीयता, आजीविका, उचित स्वास्थ्य और आश्रय का संरक्षण। आर्टिकल 21 ए कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हमें प्रोवाइड करती है एजुकेशन। ये कहा गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए, उसके अलावा उनको कोई काम नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 21 किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ये लाया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अमेंड एक्ट 2002 में ये लाया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करना। उनको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उनके अधिकार हैं कि उनको शिक्षा मिले। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये हमें कि किसी भी रीज़न के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते आप, और अगर आपने अरेस्ट किया है तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोर्ट अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर्स उसे कोर्ट को पेश करना होगा और रीज़न देना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट किया गया है, या आपको लॉयर मिलना चाहिए। तो यही लिखा है कि इसमें पॉइंट 1 में कि आपको प्रेजेंट करना है 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने और रीज़न देना है कि क्यों अरेस्ट किया, और जो जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको अलाउड है कि वो अपना लॉयर को, मतलब अपना लॉयर उसको मिलना चाहिए, उसको लॉयर मिले। तो ये थे हमारे राइट टू फ्रीडम के कुछ आर्टिकल्स 19 टू 22। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ भी आई हो। राइट टू फ्रीडम के बारे में हमने के फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक कवर कर दिया जिसमें आर्टिकल 19 टू 22 हमने कवर करे। और ऐसे टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, पॉलिटी का कोई भी टॉपिक आपको समझना है, या पॉलिटी या फिर कोई भी जीके का टॉपिक या फिर इंग्लिश का, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में। और फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं। उन 6 में से आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल आते हैं 19 टू
22। और ये वीडियो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारा आर्टिकल 19 है। इसके अंदर हमारे आते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ये 6, इसको हम ऐसे बोलते हैं 91A या 19(1) ऐसे करके बोलते हैं। 19(1), 19A, B, C, D, E, F ऐसे ये होते हैं। तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, असेंबली क्या होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, जैसे इससे पता लग रहा होगा, स्पीच हमें बोलने का अधिकार है, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके। इंक्लूड्स, ये सिर्फ इसलिए बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम आप मुंह से बोल रहे हो, माउथ से बोल रहे हो, वो वर्ड्स ही बोलना होता है। आप उसको राइटिंग, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज में बैनर्स के थ्रू आप कुछ भी अपने व्यूज को बता सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, इससे क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस किस आर्टिकल में होती है। 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड राइट टू कम्युनिकेट, ये हमें राइट देता है, हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रिंट, एडवर्टीजमेंट की, और इन सब के लिए ये हमें राइट देता है। तो ये हमारा हो गया 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा राइट टू असेंबल। असेंबल मतलब हम कहीं पे भी गैदरिंग कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है अपने कलेक्टिव एक्सप्रेस करना, मतलब व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को प्रमोट करना, सीख करना, ये हमारा हो गया असेंबल करने की चीज़। जैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पार्टी, अटेंड चर्च गैदरिंग, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेज, रैलीज, ये सब इसमें आते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली डजंट प्रोटेक्ट गैदरिंग दैट आर वायलेंट, अनरूली, राइटिंग और दैट डिस्टर्ब द क्वाइट। जो फ्रीडम ऑफ असेंबल इसलिए नहीं है कि आप मिलके दंगे या फिर लड़ाई या फिर कहीं पे कुछ वायलेंट करना है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना हो गया, ये कुछ गलत चीज़ों के लिए मीटिंग रखने अलाउड नहीं है। वैसे आप अगर आपको असेंबल होना है, जैसे टेम्पल्स में लोग असेंबल होते हैं, या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें किसी को बतानी है, या फिर एंटरटेनमेंट का कुछ गैदरिंग है, तो उसमें आप ये चीज़ अलाउड है। लेकिन ये इनको अलाउ नहीं करते हैं। वायलेंट, अनरूली, जो रूल्स के अगेंस्ट है, राइटिंग, दंगे वगैरह के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये था हमारा फ्रीडम टू असेंबल। नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। हमारे पास राइट है कि हम एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। 19(4) इज फ्रीडम टू मूव। फ्रीडम टू मूव का मतलब फ्रीली कहीं पे भी घूमना, मतलब कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई आपको मना करने वाला ना हो। अपनी टेरिटरी के अंदर आपको अलाउड है कि आप अपनी टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। दे कैन ईजिली ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन लोकेशन विद इन अ स्टेट टू अनदर। इसका गोल क्या था कि नेशनल सेंटिमेंट्स की रक्षा करना। तो राइट ऑफ फ्रीडम का जो मूवमेंट वाले जो फ्रीडम है, इसके 2 डायमेंशंस हैं। एक तो है इंटरनल कि आपको राइट है ट्रेवल इनसाइड द नेशन, जो आर्टिकल 19 है हमारा, वो इस डायमेंशन को कवर करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल, द राइट टू लीव द कंट्री एंड रिटर्न, कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हो, अपनी टेरिटरी के बाहर भी जा सकते हो और फिर आप वापस आओगे। ये हमारा लिखा गया है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है जीने की, और अपनी फ्रीडम है कहीं पे भी जाने की, कहीं पे भी, चाहे वो अपनी टेरिटरी में हो या चाहे वो बाहर हो। तो ये जो हमारा ये वाला जो एक्सटर्नल वाला पॉइंट है, ये हमारा आर्टिकल 21 इसको जस्टिफाई करता है। तो ये था फ्रीडम टू मूव। फ्रीडम है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि आप कहीं भी इंडिया में रह सकते हो, अपनी कोई जगह लेके आप वहाँ पे रह सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हो एक्सेप्ट स्टेट कैन रेगुलेट प्रोफेशन थ्रू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस।
आप अपनी क्वालिफिकेशन से किसी भी प्रोफेशन में ट्रेड कर सकते हो, किसी भी उसमें आप काम कर सकते हो, ये आपको राइट है। ये था हमने जो पढ़ा 19 के 6 पार्ट। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कन्विक्शन क्या होता है? सजा मिलना। जो आपको सजा मिलती है उसको हम बोलते हैं कन्विक्शन। कोई भी पनिशमेंट मिलती है या फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है, उसके में आते हैं। हमारा फर्स्ट इसमें पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये है कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई क्राइम किया है तब आपको उसके लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दिस मीन्स यू कांट बी ट्राइड और पनिश फॉर द सेम क्राइम मोर देन वंस। एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। और एक बार जब आपको किसी अपराध के लिए बरी किया गया है या सजा सुनाई गई है तो उसी अपराध के लिए आपको फिर से परीक्षण में नहीं लाया जा सकता। ये था हमारा डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि आपको सजा तभी मिलेगी जब आप कोई लॉ या कोई रूल को तोड़ोगे। यू कांट बी पनिश फॉर एन एक्ट दैट वाज एन क्राइम व्हेन यू डिड इट। आपको पनिश नहीं किया जाएगा तब जब आपने कोई क्राइम नहीं किया है उसके लिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ incrimination. You have the right to remain silent and can't be forced to confess or testify against yourself. You can't be compelled to be a witness against your own interest. अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप चुप रह सकते हो। आपको कोई जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है या फिर आपको कोई कन्फेस करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने वो क्राइम नहीं किया है तो, और आपको इंटरेस्ट नहीं है उसको रिप्लाई देने में, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा इस चीज़ के लिए। तो ये थे हमारे आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है जीने का अधिकार, आज़ादी, और इसके अंदर आते हैं पर्सनल लिबर्टी, लिव विद डिग्निटी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, प्रॉपर हेल्थ एंड शेल्टर। गरिमा से जीना, गोपनीयता, आजीविका, उचित स्वास्थ्य और आश्रय का संरक्षण। आर्टिकल 21 ए कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हमें प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। ये कहा गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए, उसके अलावा उनको कोई काम नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 21 किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ये लाया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अमेंड एक्ट 2002 में ये लाया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करना। उनको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उनके अधिकार हैं कि उनको शिक्षा मिले। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये हमें कि किसी भी रीज़न के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते आप, और अगर आपने अरेस्ट किया है तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोर्ट अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर्स उसे कोर्ट को पेश करना होगा और रीज़न देना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट किया गया है, या आपको लॉयर मिलना चाहिए। तो यही लिखा है कि इसमें पॉइंट 1 में कि आपको प्रेजेंट करना है 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने और रीज़न देना है कि क्यों अरेस्ट किया, और जो जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको अलाउड है कि वो अपना लॉयर को, मतलब अपना लॉयर उसको मिलना चाहिए, उसको लॉयर मिले। तो ये थे हमारे राइट टू फ्रीडम के कुछ आर्टिकल्स 19 टू 22। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ भी आई हो। राइट टू फ्रीडम के बारे में हमने के
फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक कवर कर दिया, जिसमें आर्टिकल 19 to 22 हमने कवर करे। और ऐसे टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, पॉलिटी का कोई भी टॉपिक आपको समझना है, या पॉलिटी या फिर कोई भी जीके का टॉपिक या फिर इंग्लिश का, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज से हम जीके के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज इन वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या संविधान ने हमें दिए हैं। हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं ये, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं। और फंडामेंटल राइट्स में आज हम उसका एक फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी। ये वीडियो जो है ये बायलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज है इसमें, हिंदी और इंग्लिश। और प्रीवियस और ईयर क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार हमें क्यों दिए गए हैं, क्या है उनका मतलब। इन अधिकारों को, पहली बात तो फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है? मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है, तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और इनमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ना इन्हें हमें कोई हमसे से ले सकता है। अमेंडमेंट इसमें नहीं होगी। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से में आवश्यक है। ये एक इंडिविजुअल के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। और मौलिक अधिकार हमें लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम देते हैं कुछ भी चीज करने के लिए, और इन अधिकारों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 में है। पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, और ये हैं हमारे 12 to 35। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 14 to 18। और पहले फंडामेंटल राइट्स में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर 44 अमेंडमेंट के बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स बच गए 6। इसमें एक था संशोधन के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा के एक सामान्य कानून बना दिया। फंडामेंटल से हटाया और उसको एक सामान्य कानून बना दिया गया। तो अब इसलिए हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। आज हम पढ़ेंगे सामान्यता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल 14 to 18। हर आर्टिकल में कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, जो स्टेटमेंट लिखी होती है उनसे अलग होता है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी को समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी नॉट ओनली अप्लाइज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए है जो इंडियन टेरिटरी में है। मतलब इंडिया में जो रह रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए तो ये है ही, या लेकिन ये उनके लिए भी है अगर कोई बाहर से आता है और इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है तो उसके लिए भी है। इवन प्राइम मिनिस्टर टू एन ऑर्डिनरी पर्सन, या तो कोई अगर वो प्राइम मिनिस्टर है या बहुत कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके लिए भी ये लॉज सेम है। ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह। इन सब में सब अलाउड है। ये नहीं है कि कोई अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, अमीर है या गरीब है, ये सबके लिए अलाउड है जो भी आना चाहे ऐसे प्लेसेस पे।
या फिर बेदिंग घाट, रोड, प्ले ग्राउंड, सब पे। इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ मैन बट अ मेजर ऑफ लिबर्टी इंजॉयड बाय द पीपल। ये कोई रूल्स लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। ये एक फ्रीडम है जो सबको मिलनी चाहिए। एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू अ स्मॉल फार्मर रिमोट वैली सब्जेक्ट टू द सेम लॉज। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर किसी छोटे से गांव का छोटा किसान हो, सब बराबर है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। कोई भी किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। और हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है कि सिटीजन्स को इक्वालिटी, अबाउट सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इंडिया, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। जो प्रियम्बल है ये कहता है कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए सब सिटीजन्स को, उसकी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम के बारे में, जस्टिस, न्याय के लिए। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रॉमिस करता है कि वो इनको फैक्ट्स में इफेक्ट करेगा, मतलब इनको लागू करने में लागू करता है। तो प्रियम्बल को लागू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट्स में लाते हैं। आर्टिकल 14 पढ़ते हैं। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का फर्स्ट आर्टिकल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब ये है कि हमारे को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो हमसे कोई नहीं ले सकता, उनको कोई हार्म नहीं है। लॉज जो है वो सबके लिए इक्वल हैं। कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबके अधिकारों की रक्षा करे। कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। किन के लिए आते हैं एक्सेप्शंस? ये आते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए। प्रेसिडेंट जो कि हमारी कंट्री का है, गवर्नर जो कि स्टेट के होते हैं। तो इनमें क्या एक्सेप्शन है कि इनके सबके लिए पावर सेम है, इनके लिए नहीं है कुछ पावर सेम। वो क्या है? एक तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर की कुछ पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, और वो कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी काम करते हैं। तो इसमें कोर्ट को उनको जवाब नहीं देना, मतलब उनकी पावर्स और उनकी उसमें कोई कोर्ट दखल नहीं देगा, क्योंकि दे हैव द पावर और दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किस तरीके से कौन सी चीज़ कर रहे हैं वो नहीं पता, तो उसको वो आंसरेबल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इनको कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं देनी अनटिल, जब तक वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। अगर ये कोई गलत काम करते हैं या फिर कोई क्रिमिनल चीज करते हैं जो कि अगेंस्ट है लॉ के, तो उसकी कार्रवाई वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। उनको पहले नोटिस भेजना होगा, कोर्ट को पहले नोटिस भेजना होगा, देन उनका रिजाइन करेंगे, तब उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे डायरेक्टली तुम जाके उनको अरेस्ट या ऐसे नहीं कर सकते। जब तक वो ऑफिस में है तब तक उनको रिजाइन नहीं दे देते, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये थे आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस। और आर्टिकल 14 हमने जैसे कि पढ़ा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये है आर्टिकल। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये दे रखा है कि अगर कुछ लोग क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कोई किस उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, सब इक्वल है उस टाइम पे। तो जिसका नंबर क्यू में सबसे पहले आएगा उसको सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं होना चाहिए। किन बेसिस पे? किन बेसिस पे? किसी भी बेस पे, मतलब रिलीजन, तुम किस रिलीजन से बिलोंग करते हो इस पे नहीं होना चाहिए। रेस से बिलोंग, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, सेक्स, फीमेल, मेल, आदमी और जो औरत में जो भेदभाव होते हैं वो नहीं होने चाहिए। किस जगह तुम्हारा बर्थ हुआ है ये भी मैटर नहीं करता। ये सब नहीं होने चाहिए, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। इनके लिए ये लॉ बनाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15।
और आर्टिकल 15 में भी एक्सेप्शंस ये हैं कि जैसे रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन में मिली जैसे जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में रिजर्वेशन मिला हुआ है वुमेन्स को बस में फ्री जाना आना जाना, तो वो एक मतलब डिस्क्रिमिनेशन ही है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, एक्सेप्शन है, वो वुमेन्स के इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे हमारे समाज में या पहले भी ऐसा होता आ रहा है कि वुमेन्स को नीचा समझा जाता है। नीचे इन द सेंस कि वो उनके पास कोई डिसीजन की पावर नहीं होती, उनका कहीं जाना आना अलाउड नहीं होता, तो उनको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए ये चीज़ स्टेप लिए गए हैं कि वो भी आगे बढ़े। और इस वजह से और इनको ट्रेन्स में भी इनके लिए अलग सीट्स होती हैं, बस में भी मेट्रो में भी आपने देखा होगा। और बच्चों को भी कुछ रिजर्वेशंस मिलते हैं, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी EWS SC STs, क्योंकि इनको ये समाज के बराबर लाना चाहते हैं, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन दिए हैं, इनको कुछ फ़ायदे दिए हैं नौकरी में या फिर कहीं पे भी, मतलब ट्रांसपोर्ट में कहीं पे भी इनको ये फ़ायदे दिए गए हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 के बाद है हमारा 16 क्या कहता है, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या है कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी में सबको मौका मिलना चाहिए, ये कहता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, इसमें भी एक्सेप्शन यही है रिजर्वेशन वाली, जो हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा कि रिजर्वेशन है इसमें भी कि SC ST OBC EWS कैटेगरीज बना दी गई हैं, जिसमें इनको थोड़ा कहीं पे भी, मतलब किसी भी फील्ड में इनको मार्जिन मिलता है। जैसे जनरल की कट ऑफ अगर ज़्यादा जाएगी तो इनकी थोड़ी कम जाती है, तो ये इनके लिए रिजर्वेशन है ताकि ये आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। फिर हमारे आर्टिकल 17 आ जाता है। आर्टिकल 17 और जो आर्टिकल 18 है, ये दोनों डायरेक्टरी हैं। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि इनको अगर कोई तोड़ेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि उसके साथ क्या किया जाएगा, ये डायरेक्टली कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनके साथ क्या करना है। तो आर्टिकल 17 हमारा बताता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, भेदभाव, ये सब नहीं होना चाहिए। कि अगर जैसे आपने देखा होगा किसी भी छोटी कास्ट के लोग होते हैं और अपर क्लास के होते हैं, तो अपर क्लास उनको बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव करती है, उनको खाना भी दूसरी प्लेट में देगी, उनके साथ कपड़े भी, मतलब उनको ऐसे पुराने वगैरह देना, इक्वल मतलब ट्रीट नहीं किया जाता, उनसे अच्छे से बात भी नहीं की जाती है। तो वो सब है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 हमारा क्या कंफर्म प्रोहिबिट करता है, अबोलिश करता है, टाइटल्स। जो टाइटल्स हैं, जैसे पहले के टाइम में राजा रानी होते थे, किंग किंग वगैरह होते थे, उनको मतलब ऐसे बोला जाता था राजा रानी, ये वाले जो टाइटल्स हैं इनको बंद कर दिया गया। और सिर्फ जैसे राजा, नवाब्स या जो भी ऐसे टाइटल थे उनको बंद कर दिया गया, एक्सेप्ट दी मिस्टर, ये सब लगते हैं। और मिलिट्री जैसे जनरल, लेफ्टिनेंट वगैरह ये सब लगते हैं। एकेडमिक फील्ड के टाइटल्स अभी भी हैं, ये अभी भी हैं, ये इसका एक्सेप्शन था। तो ये थे हमारे राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 to 18। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ आए हों, और आगे हम फर्दर ये कंटिन्यू करेंगे। अब हम पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे इन ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के साथ, क्योंकि ताकि आप वन गो में सारा कंटेंट ले सको। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज से हम जीके के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इन वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या संविधान ने हमें दिए हैं। हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं ये, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं। और फंडामेंटल राइट्स में
आज हम उसका एक फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी। ये वीडियो जो है ये बायलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज है इसमें, हिंदी और इंग्लिश, और प्रीवियस और ईयर क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार हमें क्यों दिए गए हैं, क्या है उनका मतलब। इन अधिकारों को, पहली बात तो फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है? मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और इनमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ना इन्हें हमें कोई हमसे से ले सकता है, अमेंडमेंट इसमें नहीं होगी। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से में आवश्यक है। ये एक इंडिविजुअल के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है और मौलिक अधिकार हमें लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम देते हैं कुछ भी चीज करने के लिए, और इन अधिकारों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 में है। पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं और ये है हमारे 12 to 35। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंडा राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 14 to 18। और पहले फंडामेंटल राइट्स में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर 44 अमेंडमेंट के बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स बच गए 6। इसमें एक था संशोधन के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा के एक सामान्य कानून बना दिया, फंडामेंटल से हटाया और उसको एक सामान्य कानून बना दिया गया। तो अब इसलिए हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। आज हम पढ़ेंगे सामान्यता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल 14 to 18। हर आर्टिकल में कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, जो जो स्टेटमेंट लिखी होती है उनसे अलग होता है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी को समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी नॉट ओनली अप्लाइज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए है जो इंडियन टेरिटरी में है। मतलब इंडिया में जो रह रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए तो ये है ही, या लेकिन ये उनके लिए भी है अगर कोई बाहर से आता है और इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है तो उसके लिए भी है। इवन प्राइम मिनिस्टर टू एन ऑर्डिनरी पर्सन, या तो कोई अगर वो प्राइम मिनिस्टर है या बहुत कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके लिए भी ये लॉज सेम है। ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह, इन सब में सब अलाउड है। ये नहीं है कि कोई अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, अमीर है या गरीब है, ये सबके लिए अलाउड है जो भी आना चाहे ऐसे प्लेसेस पे, या फिर बेदिंग घाट, रोड, प्ले ग्राउंड, सब पे। इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ मैन बट अ मेजर ऑफ लिबर्टी इंजॉयड बाय द पीपल। ये कोई रूल्स लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। ये एक फ्रीडम है जो सबको मिलनी चाहिए। Every citizen from the prime minister to a small farmer remote valley subject to the same laws, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर किसी छोटे से गांव का छोटा किसान हो, सब बराबर है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई भी किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। और हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है कि सिटीजन्स को इक्वालिटी अबाउट सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इंडिया, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। जो प्रियम्बल है ये कहता है कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए सब सिटीजन्स को, उसकी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम के बारे में, जस्टिस, न्याय के लिए। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रॉमिस करता है कि वो इनको फैक्ट्स में इफेक्ट करेगा, मतलब इनको लागू करने में लागू करता है। तो प्रियम्बल को लागू करते हैं फंडामेंटल राइट्स।
इफेक्ट्स में लाते हैं। आर्टिकल 14 पढ़ते हैं। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का फर्स्ट आर्टिकल है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब ये है कि हमारे को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो हमसे कोई नहीं ले सकता, उनको कोई हार्म नहीं है। लॉज जो है वो सबके लिए इक्वल है, कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबके अधिकारों की रक्षा करे। कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। किन के लिए आते हैं एक्सेप्शंस? ये आते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए। प्रेसिडेंट जो कि हमारी कंट्री का है, गवर्नर जो कि स्टेट के होते हैं। तो इनमें क्या एक्सेप्शन है कि इनके सबके लिए पावर सेम है, इनके लिए नहीं है कुछ पावर सेम। वो क्या है? एक तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर की कुछ पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, और वो कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी काम करते हैं। तो इसमें कोर्ट को उनको जवाब नहीं देना, मतलब उनकी पावर्स और उनकी उसमें कोई कोर्ट दखल नहीं देगा, क्योंकि दे हैव द पावर और दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किस तरीके से कौन सी चीज़ कर रहे हैं वो नहीं पता, तो उसको वो आंसरेबल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इनको कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं देनी अनटिल, जब तक वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। अगर ये कोई गलत काम करते हैं या फिर कोई क्रिमिनल चीज करते हैं जो कि अगेंस्ट है लॉ के, तो उसकी कार्रवाई वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। उनको पहले नोटिस भेजना होगा, कोर्ट को पहले नोटिस भेजना होगा, देन उनका रिजाइन करेंगे, तब उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे डायरेक्टली तुम जाके उनको अरेस्ट या ऐसे नहीं कर सकते। जब तक वो ऑफिस में है तब तक उनको रिजाइन नहीं दे देते, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये थे आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस। और आर्टिकल 14 हमने जैसे कि पढ़ा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये है आर्टिकल। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये दे रखा है कि अगर कुछ लोग क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कोई किस उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, सब इक्वल है उस टाइम पे। तो जिसका नंबर क्यू में सबसे पहले आएगा उसको सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं होना चाहिए। किन बेसिस पे? किन बेसिस पे? किसी भी बेस पे, मतलब रिलीजन, तुम किस रिलीजन से बिलोंग करते हो इस पे नहीं होना चाहिए। रेस से बिलोंग, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, छोटी कास्ट है बड़ी कास्ट है, सेक्स, फीमेल मेल, आदमी और जो औरत में जो भेदभाव होते हैं वो नहीं होने चाहिए। किस जगह तुम्हारा बर्थ हुआ है ये भी मैटर नहीं करता। ये सब नहीं होने चाहिए भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। इनके लिए ये लॉ बनाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 में भी एक्सेप्शंस ये हैं कि जैसे रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन में मिली जैसे काफ़ी जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में रिजर्वेशन मिला हुआ है वुमेन्स को बस में फ्री जाना आना जाना। तो वो एक मतलब डिस्क्रिमिनेशन ही है, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, एक्सेप्शन है। वो वुमेन्स के इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे हमारे समाज में या पहले भी ऐसा होता आ रहा है कि वुमेन्स को नीचा समझा जाता है। नीचे इन द सेंस कि वो उनके पास कोई डिसीजन की पावर नहीं होती, उनका कहीं जाना आना अलाउड नहीं होता, तो उनको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए ये चीज़ स्टेप ले गए हैं कि वो भी आगे बढ़े। और इस वजह से, और इनको ट्रेन्स में भी इनके लिए अलग सीट्स होती हैं, बस में भी मेट्रो में भी आपने देखा होगा। और बच्चों को भी कुछ रिजर्वेशंस मिलते हैं, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी EWS SC STs, क्योंकि इनको ये
समाज के बराबर लाना चाहते हैं, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन दिए हैं, इनको कुछ फायदे दिए हैं नौकरी में या फिर कहीं पे भी, मतलब ट्रांसपोर्ट में, कहीं पे भी इनको ये फायदे दिए गए हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 के बाद है हमारा 16 क्या कहता है? इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या है कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में सबको मौका मिलना चाहिए, ये कहता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। चाहे मतलब किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो। इसमें भी एक्सेप्शन यही है, रिजर्वेशन वाली, जो हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा कि रिजर्वेशन है इसमें भी, कि SC, ST, OBC, EWS कैटेगरीज बना दी गई हैं, जिसमें इनको थोड़ा कहीं पे भी, मतलब किसी भी फील्ड में इनको मार्जिन मिलता है। जैसे जनरल की कट ऑफ अगर ज़्यादा जाएगी तो इनकी थोड़ी कम जाती है, तो ये इनके लिए रिजर्वेशन है ताकि ये आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। फिर हमारे आर्टिकल 17 आ जाता है। आर्टिकल 17 और जो आर्टिकल 18 है, ये दोनों डायरेक्टरी हैं। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि इनको अगर कोई तोड़ेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि उसके साथ क्या किया जाएगा, ये डायरेक्टली कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनके साथ क्या करना है। तो आर्टिकल 17 हमारा बताता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, भेदभाव, ये सब नहीं होना चाहिए। कि अगर जैसे आपने देखा होगा किसी भी छोटी कास्ट के लोग होते हैं और अपर क्लास के होते हैं, तो अपर क्लास उनको बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव करती है, उनको खाना भी दूसरी प्लेट में देगी, उनके साथ कपड़े भी, मतलब उनको ऐसे पुराने वगैरह देना, इक्वल मतलब ट्रीट नहीं किया जाता, उनसे अच्छे से बात भी नहीं की जाती है। तो वो सब है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 हमारा क्या कंफर्म कर प्रोहिबिट करता है, अबोलिश करता है? टाइटल्स। जो टाइटल्स हैं, जैसे पहले के टाइम में राजा रानी होते थे, किंग किंग वगैरह होते थे, उनको मतलब ऐसे बोला जाता था राजा रानी, ये वाले जो टाइटल्स हैं इनको बंद कर दिया गया। और सिर्फ जैसे राजा, नवाब्स या जो भी ऐसे टाइटल थे उनको बंद कर दिया गया, एक्सेप्ट दी मिस्टर, ये सब लगते हैं। और मिलिट्री जैसे जनरल, लेफ्टिनेंट वगैरह ये सब लगते हैं। एकेडमिक फील्ड के टाइटल्स अभी भी हैं, ये अभी भी हैं, ये इसका एक्सेप्शन था। तो ये थे हमारे राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 टू 18। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ आए हों, और आगे हम फर्दर ये कंटिन्यू करेंगे। अब हम पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे इन ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के साथ, क्योंकि ताकि आप वन गो में सारा कंटेंट ले सको। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स में, हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में। और फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं, उन 6 में से आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल आते हैं 19 टू 22। और ये वीडियो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारा आर्टिकल 19 है। इसके अंदर हमारे आते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ये 6, इसको हम ऐसे बोलते हैं 91A या 19(1), ऐसे करके बोलते हैं 19(1), 19A, B, C, D, E, F, ऐसे ये होते हैं। तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, असेंबली क्या होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, जैसे इससे पता लग रहा होगा, स्पीच हमें बोलने का अधिकार है, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके। इंक्लूड्स, ये सिर्फ इसलिए बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम आप मुंह से बोल रहे हो, माउथ से बोल रहे हो, वो वर्ड्स ही बोलना होता है। आप उसको राइटिंग, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज़ में बैनर्स के थ्रू आप कुछ भी अपने व्यूज़ को बता सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो।
फ्रीडम ऑफ प्रेस, इससे क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में होती है। 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड राइट टू कम्युनिकेट, ये हमें राइट देता है हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रिंट एडवर्टीजमेंट की, और इन सब के लिए ये हमें राइट देता है। तो ये हमारा हो गया 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा राइट टू असेंबल। असेंबल मतलब हम कहीं पे भी गैदरिंग कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है अपने कलेक्टिव एक्सप्रेस करना, मतलब व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को प्रमोट करना, सीख करना, ये हमारा हो गया असेंबल करने की चीज़। जैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पार्टी, अटेंड चर्च गैदरिंग, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेज, रैलीज, ये सब इसमें आते हैं। Freedom of assembly doesn't protect gatherings that are violent, unruly, rioting, or that disturb the quiet. जो फ्रीडम ऑफ असेंबल इसलिए नहीं है कि आप मिलके दंगे या फिर लड़ाई या फिर कहीं पे कुछ वायलेंट करना है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना हो गया, ये कुछ गलत चीज़ों के लिए मीटिंग रखने अलाउड नहीं है। वैसे अगर आपको असेंबल होना है, जैसे टेम्पल्स में लोग असेंबल होते हैं, या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें किसी को बतानी है, या फिर एंटरटेनमेंट का कुछ गैदरिंग है, तो उसमें आप ये चीज़ अलाउड है। लेकिन ये इनको अलाउ नहीं करते हैं। वायलेंट, अनरूली, जो रूल्स के अगेंस्ट है, राइटिंग, दंगे वगैरह के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये था हमारा फ्रीडम टू असेंबल। नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। हमारे पास राइट है कि हम एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। 19(4) इज फ्रीडम टू मूव। फ्रीडम टू मूव का मतलब फ्रीली कहीं पे भी घूमना, मतलब कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई आपको मना करने वाला ना हो। अपनी टेरिटरी के अंदर आपको अलाउड है कि आप अपनी टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। दे कैन ईजिली ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन लोकेशन विद इन अ स्टेट टू अनदर। इसका गोल क्या था कि नेशनल सेंटिमेंट्स की रक्षा करना। द राइट ऑफ फ्रीडम का जो मूवमेंट वाले जो फ्रीडम है, इसके दो डायमेंशंस हैं। एक तो है इंटरनल, कि आपको राइट है ट्रेवल इनसाइड द नेशन, जो आर्टिकल 19 है हमारा, वो इस डायमेंशन को कवर करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल, द राइट टू लीव द कंट्री एंड रिटर्न, कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हो, अपनी टेरिटरी के बाहर भी जा सकते हो और फिर आप वापस आओगे। ये हमारा लिखा गया है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है जीने की, और अपनी फ्रीडम है कहीं पे भी जाने की, कहीं पे भी, चाहे वो अपनी टेरिटरी में हो या चाहे वो बाहर हो। तो ये जो हमारा ये वाला जो एक्सटर्नल वाला पॉइंट है, ये हमारा आर्टिकल 21 इसको जस्टिफाई करता है। तो ये था फ्रीडम टू मूव। फ्रीडम है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि आप कहीं भी इंडिया में रह सकते हो, अपनी कोई जगह लेके आप वहाँ पे रह सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हो, एक्सेप्ट स्टेट कैन रेगुलेट प्रोफेशन थ्रू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। आप अपनी क्वालिफिकेशन से किसी भी प्रोफेशन में ट्रेड कर सकते हो, किसी भी उसमें आप काम कर सकते हो, ये आपको राइट है। ये था हमने जो पढ़ा 19 के 6 पार्ट। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कन्विक्शन क्या होता है? सजा मिलना। जो आपको सजा मिलती है उसको हम बोलते हैं कन्विक्शन। कोई भी पनिशमेंट मिलती है या फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है, उसके में आते हैं। हमारा फर्स्ट इसमें पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये है कि
एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई क्राइम किया है तब आपको उसके लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दिस मीन्स यू कांट बी ट्राइड और पनिश फॉर द सेम क्राइम मोर देन वंस। एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। और एक बार जब आपको किसी अपराध के लिए बरी किया गया है या सजा सुनाई गई है तो उसी अपराध के लिए आपको फिर से परीक्षण में नहीं लाया जा सकता। ये था हमारा डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि आपको सजा तभी मिलेगी जब आप कोई लॉ या कोई रूल को तोड़ोगे। यू कांट बी पनिश फॉर एन एक्ट दैट वाज एन क्राइम व्हेन यू डिड इट। आपको पनिश नहीं किया जाएगा तब जब आपने कोई क्राइम नहीं किया है उसके लिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड कांट बी फोर्स्ड टू कन्फेस और टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्फ। यू कांट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट योर ओन इंटरेस्ट। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप चुप रह सकते हो। आपको कोई जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है या फिर आपको कोई कन्फेस करना ज़रूरी नहीं है अगर आपने वो क्राइम नहीं किया है तो, और आपको इंटरेस्ट नहीं है उसको रिप्लाई देने में। आपको फोर्स नहीं किया जाएगा इस चीज़ के लिए। तो ये थे हमारे आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है जीने का अधिकार, आज़ादी, और इसके अंदर आते हैं पर्सनल लिबर्टी, लिव विद डिग्निटी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, प्रॉपर हेल्थ एंड शेल्टर। गरिमा से जीना, गोपनीयता, आजीविका, उचित स्वास्थ्य और आश्रय का संरक्षण। आर्टिकल 21 ए कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हमें प्रोवाइड करती है एजुकेशन। ये कहा गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए, उसके अलावा उनको कोई काम नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 21 किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ये लाया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अमेंड एक्ट 2002 में ये लाया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करना। उनको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उनके अधिकार हैं कि उनको शिक्षा मिले। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये हमें कि किसी भी रीज़न के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते आप, और अगर आपने अरेस्ट किया है तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोर्ट अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर्स उसे कोर्ट को पेश करना होगा और रीज़न देना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट किया गया है, या आपको लॉयर मिलना चाहिए। तो यही लिखा है कि इसमें पॉइंट 1 में कि आपको प्रेजेंट करना है 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने और रीज़न देना है कि क्यों अरेस्ट किया, और जो जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको अलाउड है कि वो अपना लॉयर को, मतलब अपना लॉयर उसको मिलना चाहिए, उसको लॉयर मिले। तो ये थे हमारे राइट टू फ्रीडम के कुछ आर्टिकल्स 19 टू 22। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ भी आई हो। राइट टू फ्रीडम के बारे में हमने के फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक कवर कर दिया जिसमें आर्टिकल 19 टू 22 हमने कवर करे। और ऐसे टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, पॉलिटी का कोई भी टॉपिक आपको समझना है, या पॉलिटी या फिर कोई भी जीके का टॉपिक या फिर इंग्लिश का, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू।